प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग ऑफ ग्रेड 7th मैथमेटिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ओके, सो ये चैप्टर एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। स्कोरिंग चैप्टर इसलिए क्योंकि इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक समझना बहुत आसान है और इसके कैलकुलेशन समझने के बाद आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा बोनस चैप्टर लगने लगेगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मार्क्स को सिक्योर करना सबसे आसान है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय डेटा। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो हमारे को मिलती है या हम कलेक्ट करते हैं किसी भी सोर्स से, उसे हम डेटा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि मैंने अपने एक स्टूडेंट को बोला कि आप अपनी क्लास में अपनी सारे के सारे बच्चों के हाइट को एक कॉपी में लिख के लेकर आओ। तो जब वो सारे के सारे बच्चों की हाइट को एक कॉपी में लिखेगा, किसी की 132 सेंटीमीटर, किसी का 123 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, तो ये जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बनेगा, इस इंफॉर्मेशन को हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं डेटा। डेटा एक इंफॉर्मेशन होती है जो हम रिसोर्स या किसी भी सोर्स से कलेक्ट करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से वो है टाइप्स ऑफ डेटा। अब हमने ये तो समझ लिया कि डेटा होता क्या है। डेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन जो हमें किसी भी सोर्स से मिले। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे ब्रेन में डेवलप होता है वो होता है कि कितने तरह का डेटा होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग और हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम बात करेंगे, डेटा के दो सोर्सेज होते हैं। एक डेटा जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा और एक डेटा जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, राइट। तो दो तरह का डेटा हो गया हमारे पास, एक है प्राइमरी डेटा और एक है सेकेंडरी डेटा। जो प्राइमरी डेटा होता है पहले हम उसकी बात करेंगे। ओके, तो अभी हमने जो एग्जांपल कंसीडर किया था, इस एग्जांपल में हमने क्या सीखा था। एक स्टूडेंट है अपनी क्लास के अंदर, हर बच्चे की हाइट खुद जाके रिकॉर्ड कर रहा है, खुद लिख रहा है। हर बच्चे के पास जा रहा है, रोल नंबर वाइज उससे पूछ रहा है और उसकी हाइट लिख रहा है। इस तरह से जो डेटा कलेक्ट होता है जिसमें ऑब्जर्वर सोर्स के पास जाकर खुद डेटा कलेक्ट करता है, ऐसे डेटा को हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। कुछ और एग्जांपल्स समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारी कंट्री की पॉपुलेशन की जब काउंटिंग होती है तो आपने देखा होगा कि हमारे घर में कुछ लोग आते हैं और वो आपसे आकर पूछते हैं कि आपके परिवार में कितने लोग हैं। वो आपसे पूछते हैं कि आपके परिवार में इनकम का सोर्स कितना है, आपके परिवार में मेल कितने हैं, फीमेल्स कितनी हैं, बच्चे कितने हैं। यह डेटा डायरेक्टली आपके पास आकर पूछा जाता है। इस तरह के डेटा को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी डेटा। नाउ आई होप दैट कि आप सब लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी डेटा क्या होता है ना। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डेटा की। सेकेंड टाइप ऑफ डेटा है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा को समझने के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। क्या है, आप इसको इस तरह से समझिए कि सपोज करो मैंने आपसे पूछा कि आप अपने पूरे कंट्री के अंदर टोटल 10th क्लास के कितने बच्चे हर स्टेट में से पेपर देंगे, इसकी इंफॉर्मेशन बताइए। अब आप सोचेंगे कि मैंने आपसे इतना बड़ा डेटा मांग लिया, पूरी कंट्री इंडिया के 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो हर स्टेट में से पेपर देंगे उनका नंबर। फॉर एग्जांपल, राजस्थान में से कितने बच्चे 10th के पेपर दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में कितने बच्चे 10th का पेपर दे रहे हैं, गुजरात में से कितने बच्चे मैथमेटिक्स का पेपर दे रहे हैं, सॉरी 10th क्लास का पेपर दे रहे हैं। तो ये जो डेटा मैंने आपसे पूछा, ये डेटा तो आप पर्सनली जाके कलेक्ट नहीं करोगे। तो आप क्या करेंगे, आप प्राइमरी डेटा वालों को पूछेंगे कि भाई आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन होगी, आप वो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दो, राइट। या फिर आप क्या करेंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे, टाइप करेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग इन 10th क्लास फ्रॉम राजस्थान और आपके पास एक आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से जो डेटा कलेक्ट होता है, जहां पे हम सोर्स के पास नहीं जाते हैं, हम किस पे डिपेंडेंट हैं, प्राइमरी सोर्स वालों के ऊपर। तो जो डेटा प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा से कलेक्ट किया जाता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। नॉर्मली हम लोग सेकेंडरी डेटा के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल सा है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा ऑथेंटिक तो होता है बट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है।
एक एक सोर्स के पास जाना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको अंडरस्टैंड करना, उसको नोट डाउन करना, ये बहुत ही एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यही रीजन है कि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन काउंट होता है वो 10 साल में एक बार होता है ना। सेंसस नाम सुना होगा आपने, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा ज्यादा ऑथेंटिक होता है, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम लोग सेकेंडरी डेटा से काम चला लेते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेटा का मतलब क्या है और डेटा कितने तरह का होता है। अब आती है नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो कि इस चैप्टर की सबसे रूट अंडरस्टैंडिंग वैल्यू है, जिसको समझने के बाद आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का क्या मीनिंग है, ये समझना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा समझो आप, हमारे पास एक अलमीरा है, ठीक है। आप अपनी अलमीरा के अंदर क्या करते हैं, जो पार्टी वेयर कपड़े होते हैं उनको एक जगह रखते हैं ना। जो आपके टी शर्ट वेयर या डेली वेयर कपड़े होते हैं उनको आप एक जगह पे रखते हैं। आप अपने समर के कपड़े एक जगह पे रखते हैं, विंटर्स के कपड़े एक जगह पे रखते हैं, रेनकोट या रेनी सीजन की जो क्लोथिंग होती है उसको आप एक अलग जगह पे रखते हैं। कॉटन के कपड़ों को अलग तरीके से रखा जाता है, जो हमारे दूसरे तरह के क्लोथिंग होती है उनको हम अलग तरीके से सेपरेट एक जगह पे रखते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज क्यों किया जाता है, क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज इसलिए किया जाता है सो दैट कि सपोज मुझे अभी पार्टी में जाना है, तो मैं सीधा पार्टी वाले सेक्शन में से एक कपड़ा निकालूंगा और पहन के पार्टी में चला जाऊंगा, राइट। तो डेटा अगर ऑर्गेनाइज्ड होगा तो उसे अंडरस्टैंड करना और इवैल्यूएट करना और उसका एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है। तो दैट इज द रीजन वी फॉलो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो जैसे कि बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये अलग अलग तरीके हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने के। अब डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बाद में इस चैप्टर में जो हमें समझना है वो दो टर्म्स हैं जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है अरिथमेटिक मीन और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम बोलेंगे रेंज, राइट। तो सबसे हम पहले बात करेंगे अरिथमेटिक मीन की। अरिथमेटिक मीन का बेसिक मीनिंग क्या होता है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अरिथमेटिक मीन का बेसिक मीनिंग होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। जब भी आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में अरिथमेटिक मीन ऑफ दैट डेटा आ जाता है। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि अरिथमेटिक मीन और रेंज का मतलब क्या है और ये कैलकुलेट कैसे होते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये हमें बहुत क्लियर है कि अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का मतलब है हमें पहले सारे ऑब्जर्वेशंस को सम करना है एंड आफ्टर दैट हमें उसको डिवाइड करना है। ये एक सिंबल है जो मैंने आप सभी लोगों के लिए बनाया है। इस सिंबल को आपको मेमोराइज करना है। इस सिंबल का मतलब स्टैटिस्टिक्स में होता है एडिशन। ये सिंबल एडिशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज समीशन। इसका मतलब है कि अगर सपोज करिए मेरे पास में लिखा हुआ है 12, 13, 17, 14 और मैं इन सबको ऐड करना चाहता हूं, आई वांट टू ऐड ऑल दीज वैल्यूज। तो मैं जब इनको ऐड करना चाहूंगा तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं, राइट। तो ये सिंबल मैथमेटिक्स में एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। हम इस चीज को याद रखेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है और रेंज कैसे कैलकुलेट होता है। तो हमने अभी एक एग्जांपल समझा था जिसमें हमारे क्लास का एक स्टूडेंट था और वो हर स्टूडेंट के पास जाके रोल नंबर वाइज उनसे हाइट पूछ रहा था। तो लेट्स टेक कि वो 5 स्टूडेंट्स के पास गया और वहां जाकर उसने हाइट कलेक्ट करी। हाइट वाज 130 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 120 एंड 100 सेंटीमीटर। अब हम कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक मीन फॉर द गिवन डेटा। अब इस डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन।
और स्टैटिस्टिक्स में ऑब्जर्वेशन को हम लोग x सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐड करते हैं। सम मींस एडिशन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, दैट इज 130 प्लस 110 प्लस 140 प्लस 120 and last number is 100 divided by how many observations, कितने हैं यहाँ पर आप देख सकते हो 5 observations हैं। so let's try to understand this further। इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास। ओके तो अब हम इन सबको ऐड करेंगे। जब हम इन सबको ऐड करेंगे so we are going to add 100 100 100 100 100। पहले आप 100 को ऐड कर लो, है ना। मैं आपको ऐड करने के शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इंडिविजुअली ऐड करते हैं। 0 0 0 का मतलब 0, फिर यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस 4 1 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10 का 0 1 ऊपर 1 2 3 4 5 6 600। अब इसका एक शॉर्ट वे भी है 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 हाउ मच 500। 500 में आप 30 ऐड करो 530 40 ऐड करो, पहले 10 ऐड करो 540 580 600। सो वर्बल कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी है सो दैट कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिना टाइम कंज्यूम करे फटाफट हो जाए। सो वी आर गेटिंग 600 अपॉन 5 सॉल्व करेंगे एंड वी आर गेटिंग आवर आंसर एज 120 सेंटीमीटर्स। नाउ वी विल कैलकुलेट रेंज। तो मैं रेंज आपको इस जगह पे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए उसको। रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ओके यहां पर HV का मतलब है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा और MV का मतलब है मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। तो यहां देखो ध्यान से, हाईएस्ट वैल्यू, कैन यू ऑल टेल मी हाईएस्ट वैल्यू? इट इज 140 एंड मिनिमम वैल्यू कितनी है यहां पर? ध्यान से देखो, मिनिमम वैल्यू इज 100। सो माय आंसर विल बी 140 माइनस 100, दैट इज 40। सो दिस इज गोइंग टू बी द answer. Okay, so now I want you all to please understand all the meanings of these terms and revise the concepts which we have studied in this video. Okay, so very soon we are going to start with the exercise 3.1 in our next video. So till then, please memorize all these terms and all the best for your studies.